नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मंडी भाव और मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 25 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा वेरावल, राजपीपला, उज्जैन, विदिशा, सिद्धि, चाईबासा, हल्दिया, पाकुड़, साहिबगंज और रक्सौल से होकर गुजर रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों में तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच माध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। साथ ही में एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक माध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। एक चक्रवाती घेरा दक्षिण गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इस चक्रवाती परिसंचरण से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड तक मध्य समुद्र तल से 1.5 और 4.5 किलोमीटर के मध्य एक ट्रफ रेखा दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए स्थित है। दक्षिण छत्तीसगढ़ से दक्षिण महाराष्ट्र तक मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय ट्रफ उपरोक्त प्रणाली में विलीन हो चुका है। मौसम की इन परिस्थितियों के बीच में मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसकी बात करें। आगामी 24 घंटे के दौरान बड़वानी और अलीराजपुर जिलों में अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इन जिलों में वज्रपात के साथ झंझावात, जोकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। साथ ही में 115.6 से लेकर 204.4 एमएम तक अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालूघाट और पांडुर्णा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और जोकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही में कहीं कहीं पर भारी वर्षा 64.5 से 115.5 एमएम की रफ्तार से होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। शाजापुर, अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात के साथ झंझावात और जोकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और जोकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह और सागर जिले। खंडवा, मुरैना और श्योपुर कला जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और जोकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है। कृषकों के लिए विशेष सलाह है कि मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय उपयुक्त है। आने वाले दिनों में जिन स्थानों पर लगभग 4 इंच वर्षा हो जाए वहां पर बुआई करना उचित होगा। साथ ही में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में या सिंचाई की सुविधा अनुसार 24 जून के बाद धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। कपास या सोयाबीन की बुआई मानसून आने के पश्चात भूमि में पर्याप्त नमी होने पर ही करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे हरी खाद हेतु मक्का या ढेंचा की बोवनी कर सकते हैं। जिन जिलों में मौसम विभाग ने वर्षा की चेतावनी जारी की है कहीं कहीं पर वे जिले हमने बता ही दिए हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा जिन जिलों में हो सकती है वे जिले भी बता दिए गए हैं और अनेक स्थान पर जिन जिलों में वर्षा हो सकती है वह जिले पहले ही बता दिए हैं। बाकी जो शेष बचे जिले हैं उनमें मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात करें मध्य प्रदेश के पिछले 24 घंटे के मौसम की, कल से आज तक भोपाल, विदिशा, रायसेन समेत अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ में तेज हवाएं चली। 5 सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर और सबसे अधिक न्यूनतम तापमान वाले शहरों की सूची यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हैं।
वही 5 सबसे कम अधिकतम तापमान वाले शहरों और सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान वाले शहरों की सूची भी यहाँ पर दी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस धार में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कहाँ पर कितनी बारिश हुई। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुख्यतः बादल छाए रहेंगे, वज्रपात के साथ झंझावात और हल्की वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पुलिस ने अपील की है खासतौर पर किसानों से। पीएम किसान नाम की एक लिंक आ रही है व्हाट्सएप पर, pmkisan.apk, हमने भी देखी है, लेकिन उस पर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि फर्जी लिंक है। आपके खाते से पैसे कट सकते हैं और ठगी कर सकते हैं। जोधपुर पुलिस के अलावा अन्य साइबर सेल ने भी इस प्रकार की सूचना जारी की है कि अभी कुछ दिनों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम किसान योजना नाम से एक एप्लीकेशन को अनजाने में ग्रामीण जन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये एक साइबर फ्रॉड है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपके फ़ोन और सिम को हैक कर अपने कंट्रोल में लेता है और इससे आपको वित्तीय और अन्य व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर के दौरे पर रहे। जबलपुर से जो प्रमुख घोषणाएं इन्होंने की है वह बता देते हैं। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर पुण्य स्मरण समारोह आयोजित किया गया था। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल में से होकर गुजरने वाला फ्लाईओवर वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से अब जाना जाएगा। गढ़ में रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भी भारत सरकार से अनुमति दिलाने का प्रयास राज्य शासन करेगा। क्षेत्र के तालाबों और जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन, उनके पराक्रम और सुशासन के लिए किए गए नवाचारों को देश दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ साथ इन विषयों पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही में वीरांगना रानी दुर्गावती के विविध विविध पक्षों को सामने लाने के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर, शौचालय टूलबार, राइड ऑन टाइप, ब्रॉडबेड फरो प्लांटर और पेडी राइस प्लांटर, इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन फिलहाल हो रहे हैं। सब्सिडी, आधी सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक कृषक इनके लिए 5,000 रुपये का डीडी बनवाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। राजगढ़ और भोपाल जिले के जो कृषक है उनको भोपाल जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से डीडी बनवाना है। पंजीयन में डीडी निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। जिले के सहायक कृषि यंत्री की जो लिस्ट है डीडी बनवाने के लिए वह पोर्टल dbt.mpdh.gov.in पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। सीड डील के लक्ष्यों के लिए पहले आवेदन मंगवाए गए थे, फिलहाल आगामी आदेश तक निरस्त किए जा रहे हैं क्योंकि यंत्र अनुदान से सीड ड्रिल को पृथक कर दिया गया है। लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लिए आवेदन हो रहे हैं। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का मतलब यह होता है कि जिसमें बीज के साथ ही खाद भी आप ओर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, रिजर्व प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, इन सभी के लिए आवेदन हो रहे हैं। 19 जून दोपहर 12 बजे से 26 जून 2024 तक कृषि यंत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 27 जून को लॉटरी संपादित की जाएगी। रोटावेटर के लिए 5,000 का डीडी बनेगा और सीडिल वगैरह के लिए, रेफरो प्लांटर और मल्टीक्रॉप प्लांटर के लिए 2,000 रुपये का डीडी बनना है। डीडी बनवाने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें क्योंकि डीडी की जानकारी आपको ऑनलाइन देनी है। सीडील के लिए जो सब्सिडी है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत नोटाइन और अधिक के लिए अधिकतम राशि 20,000 रुपये है। 50% सब्सिडी है, अनुदान राशि होगी 20,000 रुपये। वही सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 11 टाइन के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसमें सब्सिडी रहेगी आपको 25,000 रुपये तक। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन RKVY कैफेटेरिया सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 13 टाइन या 15 टाइन, इनके लिए भी अधिकतम सब्सिडी 25,000 है।
जबकि नोट आयन के लिए 22,500 रुपये की सब्सिडी रहेगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा लागू कर दी है। इससे गेहूं के भाव एक बार फिर दबाव में आ सकते हैं। स्टॉक सीमा व्यापारियों थोक विक्रेताओं के लिए 3,000 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा विक्रय केंद्र के लिए 10 मीट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए प्रत्येक दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3,000 मीट्रिक टन। वही प्रसंस्करणकर्ता यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग वाले इकाई है उनके लिए वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों द्वारा गुणित मासिक स्थापित क्षमता का 70% निर्धारित किया गया है। 24 जून 2024 से तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी हो गया है। इसी के साथ निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश 2024 को 24 जून से तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से जो स्टॉक की जानकारी है वह भी अपडेट करना होगी और यदि उनके पास विद्यमान स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक भी लाना होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ के कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। या राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने बैंकों को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एकमुश्त समाधान के तौर पर माफ कर दिया जाएगा। अब जब चुनाव सर पर है तभी इस प्रकार की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसने की है। यदि वास्तव में किसानों का भला करना होता तो काफी पहले यह निर्णय ले चुके होते और अब तक लोन माफ कर दिया गया होता। वही केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र सरकार की भी मैं बार बार इस बात को लेकर आलोचना करता हूं कि जब आप बड़े बड़े व्यवसायियों, उद्यमियों और उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर सकते हैं तो किसानों का जो लोन होता है वह तो कुछ हजार करोड़ का ही आपको देना पड़ता है। आप निश्चित तौर पर यदि आपकी नीयत हो तो आप माफ कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इस वर्ष के एमएसपी की घोषणा कर दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विभिन्न फसलों के लिए। इससे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, ऐसा सरकार ने दावा किया है। मध्य प्रदेश में कर्ज की इकोनॉमी की बात करें तो कई राज्यों ने केंद्र से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की है। अतिरिक्त लोन की अनुमति मिली तो मध्य प्रदेश करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज ले सकेगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट के संबंध में कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी और लोन लेने से होगा फायदा यह कि अतिरिक्त करों का भार भी नहीं आएगा। कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है कि भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण की पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया या फिर कहाँ पर स्थापित की गई। तो यह झारखंड में स्थापित की गई है। किस मंत्रालय ने स्थापित की है? कोयला मंत्रालय ने। और कहाँ पर वह भी बताएंगे। इसका उपयोग क्या होगा वह जान लीजिए। इस पहल का उद्देश्य कोयला उद्योग में क्रांति लाते हुए कोयला गैसीकरण के उपयोग के माध्यम से इसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित करना है। झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में इस अभिनव पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। भूमिगत कोयला गैसीकरण, शॉर्ट में यूजीसी। यह कोयला क्षेत्र के भीतर मंत्रालय के सक्रिय विविधीकरण प्रयासों को दर्शाता है। इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीड स्टॉक्स के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके जरूर बताया करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। इस साल के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा की गई है उसके हिसाब से आप बोनी कर सकते हैं। जिन फसलों का भाव ज़्यादा मिलेगा उसका भाव आप
के हिसाब से आप अपनी फसलों का जो क्षेत्र है बुआई का वह तय कर सकते हैं। तो आपको भाव बता देते हैं। धान सामान्य का भाव इस साल रहेगा 2300, ज्वार संकर 3371, धान ग्रेड है 2320, ज्वार मालदंडी 3421, बाजरा 2625, रागी 4290 और मक्का 2225, मूंगफली 6783, सोयाबीन 4892, सूरजमुखी बीज 7280, सेसमम 9267, नाइजर सीड 8717, ये भाव तय किए गए हैं। वही अरहर का भाव 7550, मूंग 8682, उड़द 7400, काटन मीडियम स्टेपल 7121 और लॉन्ग स्टेपल 7521, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। अब देख लेते हैं आज के ताजा मंडी भाव। शाजापुर मंडी में प्याज एक्स्ट्रा सुपर 3150 रुपये तक भाव पहुंच गया है। वही सुपर प्याज 2900, एवरेज प्याज 2600, दागी प्याज 2100, गोल्टा 2500, गोल्टी 1900 और छाटन 1500 रुपये प्रति क्विंटल। वही बात करें लहसुन की, एक्स्ट्रा सुपर 15500, सुपर 13500, एवरेज मोटी 11500, मीडियम 9000, बारीक 6500 और फूटी कली 6000 रुपये तक भाव बोला गया। वही राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी पचौर मंडी में, ब्यावरा मंडी भी बड़ी मंडी है, पचौर मंडी और ब्यावरा मंडी दोनों ही बड़ी मंडी है, लेकिन पचौर मंडी में भाव और भी थोड़ा सा तेज रहता है। तो पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4725 रुपये तक पहुंच गया है, औसत भाव 4500 रुपये। गेहूं का अधिकतम भाव 2625, औसत भाव 2540, चना काटा 6040, औसत भाव 5850, मसूर 6395, औसत भाव 5900, राई रायडा अधिकतम भाव 5435, औसत भाव 150 और धनिया अधिकतम भाव 6400 और औसत भाव 6250 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकारी आगामी बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त को बढ़ा सकती है। सरकार किसानों को मिलने वाली 6000 रुपये की किस्त को 8000 रुपये सालाना कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वही लंबे समय से इस बात की मांग भी की जा रही है कि योजना के सालाना मिलने वाले 6000 रुपये को बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया जाए। जीएसटी परिषद ने दूध के डिब्बों, चाहे स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम किसी के भी बने हो, चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो, नालीदार और गैर नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के कार्टन, बॉक्स और केस, सौर कुकर चाहे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत हो और फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सेवाओं और रेलवे के भीतर आपूर्ति पर कर छूट देने की भी सिफारिश की है। वस्तु की जीएसटी दरों में परिवर्तन किया गया है। विमान के पुर्जे, घटक, परीक्षण उपकरण, औजारों और औजार की आयात पर 5% की एक समान दर से आईजीएसटी लागू होगा, चाहे उनका एचएस वर्गीकरण कुछ भी हो, ताकि निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एमआरओ गतिविधियों को बढ़ावा दी जा सके। तो जो विमान है, वीआईपी चीजें हैं, उन पर जीएसटी है मात्र 5%, जबकि दूध के डिब्बों पर जीएसटी रहेगा 12%। सिकोड़ कर नालीदार बनाए गए या गैर नालीदार कागज या पेपरबोर्ड दोनों के कार्टन, बक्से और आवरण पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की जाएगी। सभी सौर कुकर चाहे वे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत उपयोगी हो, उन पर 12% जीएसटी लगेगा। तो कुकर पर भी 12% जीएसटी लगेगा। पोल्ट्री रखने की मशीनरी पर 12% जीएसटी लागू करने वाली मौजूदा प्रविष्टि में संशोधन करना, ताकि विशेष रूप से पोल्ट्री रखने की मशीनरी के पुर्जे को शामिल किया जा सके और वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर पिछली प्रथा को जैसा है जहां के आधार पर नियमित किया जा सके। यह स्पष्ट किया गया है कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के जो स्प्रिंकलर है उन पर 12% जीएसटी लगेगा। इस संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर लेती है हाल्ट। रेलवे ने अहमदाबाद, पटना सहित 32 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ देखते हुए फैसला लिया गया है। कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं। 09493 अहमदाबाद पटना स्पेशल 28 जुलाई तक चलेगी। 09494 पटना अहमदाबाद स्पेशल 30 जुलाई तक। 09343 डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल 26 सितंबर तक और 09344 पटना डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल 27 सितंबर तक। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अहमदाबाद, पटना सहित 32 स्पेशल ट्रेनों के फेरे एक बार फिर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हाल्ट जहां पर बढ़ाए गए हैं,
ट्रेनों के हाल्ट शेड्यूल और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए यात्री www.inquiry.indianrail.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी की जानकारी भी अब लगातार आपको देते हैं, तो संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश में टीटी नगर में कार्यालय है, न्यू मार्केट भोपाल, यहाँ पर भर्ती खुली है। अधीक्षक 1 पद, अनुसूचित जाति, ओबीसी के सहायक ग्रेड के 2 पद, अनुसूचित जाति का 1 पद और अनुसूचित जनजाति का 1 पद, यानी कि सहायक ग्रेड 2 के कुल 4 पद हैं। शीघ्र मुद्र लेखक किसी भी प्रवर्ग से 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के 3 पद, एससी और एसटी के लिए है, एससी के लिए 1 पद और एसटी के लिए 2 पद। वृत्ति के 2 पद हैं, अनारक्षित 1 और आर्थिक रूप से कमजोर 1। चौकीदार सह फर्राश के 4 पद हैं, अनारक्षित 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2। आवेदन का प्रारूप सैनिक कल्याण.mp.gov.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डाक के माध्यम से दिनांक 10 जुलाई 2024 तक अपना आवेदन भूतपूर्व सैनिक भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में विचार नहीं किया जाएगा। 6 तरह की पेंशन के लिए 15 जुलाई तक ई-केवाईसी जरूरी है, तो यदि आपको पेंशन मिलती हो, बंद हो गई हो, चाहे ना हुई हो, ई-केवाईसी जरूर करवा लें। सामाजिक सुरक्षा की 6 तरह की पेंशन पाने वाले को 15 जुलाई तक ई-केवाईसी का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत जिले में समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की वृद्ध, विधवा, दिव्यांगजन सहित 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं का लाभ लोगों को दिया जाता है। ऑनलाइन पेंशन पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। आधार ई-केवाईसी के बाद पात्र लोगों को ही पेंशन का एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। भोपाल पहुंच गया है मानसून, 4 दिन देरी से 27 को राजगढ़ जिले में सक्रिय होने की संभावना है। भोपाल मौसम विभाग का कहना है कि 27 जून तक राजगढ़ जिले में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में शुरुआती 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं 2 जुलाई के बाद जिले में तेज हवाओं के चलते बारिश कम हो जाएगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे का काम चल रहा है, तो जो मदापुरा, किशनपुरिया, राजलीबे, लालगढ़, खंडियापुरा, ब्यावरा तहसील के गांव पीपलवे, बंजारी, मोया, चाटा, चमारी, यहाँ पर जो रेलवे ने अर्जित की है भूमि, उन पर कोई निर्माण कार्य या फसलें न उगाएं। पचोर में 20 घंटे में 4 सड़क हादसे हुए, 5 लोगों की मौत हुई, 1 की शिनाख्त नहीं हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 18वीं लोकसभा में अपना संबोधन दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 बड़ी घोषणाएं की थी, उनमें 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप पीएम को लाइव सुन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23 मिनट नॉन स्टॉप यहाँ पर बोलना पड़ता है, तब जाकर वीडियो बनता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए उससे पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके अपनी भावनाएं जरूर बताया करें। इससे हमारा मोटिवेट होता है, मन बढ़ता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।